सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर होगी। यह प्रक्रिया 19 अप्रैल तक चलेगी। बता दें कि अगर यूपी की बात की जाए तो तीसरे चरण में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली की सीट पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। सबसे दिलचस्प मुकाबला सपा के गढ़ मैनपुरी में देखने को मिलेगा, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। सपा कैंडिडेट के लिए जिला अध्यक्ष ने पर्चा खरीदा है। वह इस सीट पर बीजेपी ने जयवीर सिंह को मैदान में उतारकर यह संकेत दे दिया है कि वो किसी भी हाल में मैनपुरी में ढील देने के मूड में नहीं है। तो 94 सीटों पर मतदान होने हैं तीसरे चरण में, क्योंकि तीसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जिसके लिए 7 मई को जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। लेकिन आज से तीसरे चरण के सभी प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र भी दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। और वहीं यूपी की 10 सीटें भी शामिल हैं। यूपी की 10 सीटों पर भी जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी और इन 10 सीटों के लिए भी नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और इस 10 सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है मैनपुरी, जिसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। तो वहीं मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी भी पूरे दांव पेच हर एक पैतरे को इस्तेमाल कर रही है कि वो किसी तरीके से मिशन 80 के लक्ष्य को अगर हासिल करना चाहती है तो उसे मैनपुरी की सीट को अपने पाले में लाना बहुत जरूरी है। और जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतार के बीजेपी ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि वो मैनपुरी की लोकसभा सीट में किसी भी तरीके से कोताही बरतने के मूड में नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां समाजवादी पार्टी लगातार प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने के बाद प्रत्याशी बदल रही है, ऐसे में एक बार फिर से अटकलें यह है कि हो सकता है मैनपुरी में डिंपल यादव की जगह इस बार खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में सक्रिय होकर उतरें। अनुराग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, यूपी की जिन 10 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, आज उस तीसरे चरण के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। फिलहाल आज नामांकन का पहला दिन है। क्या किसी भी कैंडिडेट ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है आज? और अभी जो प्रत्याशी हैं उनके लिए पर्चे खरीदने का वक्त था। आज कोई भी ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं जिसने आज नॉमिनेशन फाइल किया हो। कुछ निर्दलीय कैंडिडेट जरूर है जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। और जिस तरीके से आप बता रहे थे कि मैनपुरी की जो सीट है वो एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने वहां से उतारा है और बीजेपी ने एक तरीके से जयवीर सिंह को उतार दिया है। जयवीर सिंह क्योंकि एक बड़ा नाम है, यूपी सरकार में मंत्री भी है, तो ऐसे में डिंपल यादव और जयवीर के बीच जो मुकाबला होगा देखना दिलचस्प रहेगा। खासतौर से यहाँ बात की जाए मैनपुरी पे तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ का वोट बैंक जो है तो काफी कुछ बयां करता रहा है पहले भी, इसलिए जयवीर सिंह की मुश्किलें भी इतना आसान काम नहीं है कि वहां पर अपनी सीट निकाल लो, क्योंकि बीजेपी अपनी तरह से प्रयास तो कर रही है। लेकिन एक तरीके से जो वोटर्स की बात की जाए, वहाँ के जो वोटर्स हैं उनकी एक आस्था बनी रहती है समाजवादी पार्टी के साथ। तो जिस तरह से डिंपल यादव वहाँ पे खड़ी है, तो डिंपल यादव बड़ा चेहरा है और खासतौर पर अखिलेश यादव भी जिस तरह से जो प्रत्याशी हैं वो चेहरे बदलते रहे हैं अपने तमाम, जिस तरह से जो विरोधी खड़े होते हैं बीजेपी कोई बड़ा चेहरा आया है तो उन्होंने प्रत्याशी बदला है। तो ये उम्मीद जताई जा रही कि ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव खुद वहां से जयवीर सिंह को चुनौती दें। लेकिन देखिए अनुराग, अगर हम बीते 2 चरणों के नामांकन की प्रक्रिया पर गौर करें तो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट का ऐलान करती है, फिर एकाएक अपने जो प्रत्याशी है वो बदल देती है। इस बार 10 सीटों के लिए जो प्रत्याशी है वो नामांकन करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि मैनपुरी के अलावा किसी अन्य सीट पर भी समाजवादी पार्टी कैंडिडेट बदल दे? बिल्कुल, इसी उम्मीद से मतलब पीछे नहीं हटा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का रुख रहा है, हमने 2 चरणों में देखा, रामपुर, मुरादाबाद, तमाम जगह सीटें बदली गई। प्रत्याशी सुबह कुछ अनाउंस होते हैं, शाम तक बदल दिए जाते हैं, तो उनके समर्थकों के बीच में खासा आक्रोश रहा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इससे बचने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका पहला प्रयास यही है कि जो हमारा कैंडिडेट खड़ा हो वो कम से कम चुनाव में जीत हासिल करे, बीजेपी से को कड़ी टक्कर दे, ताकि बीजेपी से जिस तरीके से संगठन बनाया उन्होंने इंडी गठबंधन, वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर भी दारोमदार है कि जो बाकी जो उनके गठबंधन के साथी है उनका मुकाबला तेजी से साथ किया जा सके, क्योंकि जो बीजेपी है वो अपनी तरह से पूरी ताकत झोंके हुए है
किसी भी तरीके से कोई कसर न छोड़ी जाए। जिस तरह से रैलियां जनसभा की जा रही हैं, उनके मंत्रियों को उत्साह दिखाई दे रहा है। जिस तरह उपलब्धियों का बखान करते हैं तो साफ तौर से दिखाई देता है कि बीजेपी का मुकाबला आसान तो नहीं होगा, लेकिन बाकी समाजवादी पार्टी हो, एनडीए गठबंधन के साथी हो, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोई कमजोरी न छोड़ी जाए, जिसका फायदा बीजेपी उठा सके। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अनुराग इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार यूपी में चुनावी जनसभाएं करके विपक्षी दलों पर खूब सियासी हमले कर रहे हैं। बताते चले कि इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान दोनों नेताओं ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर खूब चुनावी हमले बोले। मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुरादाबाद के लोग पिछली सरकारों में काफी परेशान थे। उन्होंने ये तक कहा कि वो साल 2013 में यहां आए थे, उस दौरान यहां दंगे होते थे। वहीं अमित शाह ने यह भी कहा कि यूपी की जनता ने समाजवादी पार्टी को यहां से हटाकर यहां से डर, गुंडे और गाय तस्कर को खत्म करने का काम किया है। अमित शाह ने आगे यह भी कहा कि आज हमारी सरकार में यूपी से गुंडे पलायन कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर जुबानी वार किया। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा या कांग्रेस के लोग दंगा नीति का शिकार हो गए। जो सहारनपुर को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिए था, उसे इन लोगों ने सांप्रदायिक आंदोलन का शहर और फतवों का केंद्र बनाकर रख दिया। तो जाटलैंड में धुआंधार तरीके से प्रचार का दौर जारी है। इसी बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर जमकर हमलावर नजर आए। तो वही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो लगातार दंगाई है वो पलायन कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी है वो पलायन कर रहे हैं, और यूपी में अब दंगाइयों के लिए, उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो पश्चिमी यूपी में जोर आजमाइश करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। इसी कड़ी में पश्चिमी यूपी में धुआंधार प्रचार का दौर जारी है और जाटलैंड में दमखम दिखाते हुए गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ आज नजर आए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वैभव इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, देखिए जाटलैंड में बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई लगातार नजर आ रही है। जयंत चौधरी के आने से जो एनडीए कुनबा है वो और मजबूत तो हुआ है, लेकिन आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे और जब गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद पहुंचे, तो इस दौरान दोनों ही कद्दावर नेता किस तरीके से विपक्षियों पर हमलावर हुए और क्या कुछ आरोप लगाए? देखिए, आज अमित शाह मुरादाबाद में और सीएम योगी कैराना और सहारनपुर में उनका दौरा था, जिसमें अमित शाह ने मुरादाबाद में अमित शाह ने कहा कि 2013 से पहले जो समाजवादी पार्टी या की जो सरकार थी वो उनका यहाँ पे काफी बुरा, उन्होंने यहाँ पे जनता का काफी बुरा हाल बना रखा था। यहाँ पे दंगे होते थे, यहाँ पे फसाद होते थे और यहाँ पे गौ तस्करी भी होती थी। और अब जब से भाजपा सरकार आई है उसके बाद से ये दंगे, गौ तस्करी, इसको हमने रोकने का काम किया है। तो उसी के विपरीत जो सीएम योगी ने आज जो कैराना में जो उन्होंने कहते आज जनसभा संबोधित की, वहाँ पे उन्होंने विपक्ष पे हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो पहले दंगाई थे, जो उपद्रवी थे, उनका बुरा हाल है इस समय, और अगर कोई दंगाई या उपद्रव करता है तो उसको हम उल्टा लटकाकर नीचे मिर्च का छौंका लगाएंगे। लेकिन देखिए वैभव, जिस तरीके से हर एक चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, मुजफ्फरनगर दंगे को बीजेपी भुनाने की कोशिश करती है। हर बार मुजफ्फरनगर के दंगे को याद कराती है बीजेपी। तो क्या इस बार भी मुजफ्फरनगर के दंगे 2024 में बीजेपी के लिए काम आने वाले हैं? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो जो ऐसा कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और जो भाजपा की जो स्ट्रेटेजी रही है वो हमेशा से हिंदुत्व वाली रही है। तो इसको देखते हुए हमेशा से भाजपा दंगों पे ज्यादा प्रहार करते हुए अपनी स्ट्रेटेजी को मजबूत करते हुए चुनाव में सामने आती है। बिल्कुल, देखिए जाटलैंड में शक्ति प्रदर्शन लगातार, चाहे वो खुद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो वो पहुंचते हैं, जबरदस्त तरीके से विपक्षियों पर हमलावर होते हैं, लेकिन विपक्षियों का नहीं उतरना चुनावी मैदान में ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है ना कि अभी हाल ही में मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, और ये जो एक तरफा इस समय हवा चल रही है भाजपा की, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े साबित करते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप वैभव की आंकड़े जो है वो यही स्पष्ट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद वैभव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूरनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि पीलीभीत का चुनाव पहले चरण में है और पहले चरण में ही हम लोग खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े नेता आ चुके हैं और देश के बड़े नेता आकर अपनी बात कह चुके हैं। वह पीलीभीत का नाम सुनकर भाजपा के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है, सभा को ऐतिहासिक वोटों से जिताकर भेजना चाहती है। तो आज अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे, न सिर्फ उतरे बल्कि इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जबरदस्त तरीके से हमलावर होते हुए नजर आए, क्योंकि पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार विपक्षों के भ्रष्टाचार, दंगाइयों का बढ़ता प्रभाव, यूपी में कई तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर वो अखिलेश यादव कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए थे। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है कि यहां की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो बनाए गए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बताओ वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है? और ऐसी वसूली तो दुनिया में नहीं होगी। जिस कंपनी का कोई कारोबार नहीं, जिस कंपनी का मुनाफा कुछ भी नहीं, वो उस कंपनी से सरकार ने वसूला है पैसा। क्या चंदे में 300 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? ये सरकार ऐसी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरा करके इन्होंने वसूलने का काम किया है, और ऐसी वसूली पूरे देश ने नहीं देखी होगी जैसी सरकार में हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ राजेश लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी बयानों का आज अखिलेश यादव ने पीलीभीत में ही पलटवार किया है, इसका असर क्या होने वाला है? अखिलेश यादव की आज अखिलेश यादव की पीलीभीत के पूरनपुर में आज जनसभा थी, रैली थी, और जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए ताबड़तोड़ वहां पर बयान दिया है कि बीजेपी जो है वो चंदे की पार्टी है और बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड को नाम पर जनता लेती है, वसूली करती है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को लगातार अखिलेश यादव घेरते हुए नजर आए पीलीभीत में। और पीलीभीत की अगर बात की जाए तो पीलीभीत की जनता को उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ आकर बयान देकर गए हैं, और बीजेपी जो पीलीभीत की जनता है, पीलीभीत की जनता बीजेपी के नेताओं को पूजा करने का काम करेगी। और उसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि पीलीभीत की जनता भगवत शरण गंगवार को 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिताने का काम करेगी पीलीभीत से। देखिए राजेश, एक तरफ पूर्वांचल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं जाटलैंड में कि जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार देश में थी, प्रदेश में थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, दंगाइयों के हौसले बुलंद थे, तो वही दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को भुनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर हम मौजूदा परिस्थिति पर गौर करें तो ये दोनों ही मुद्दे अगर देखें तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है? बिल्कुल मुस्कान, अगर बात करें दोनों पार्टियों के पलड़ा भारी की, बिल्कुल बात सही है कि इस समय जो लोकसभा 24 का चुनाव है और जिस तरह से आयन वक्त पर इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया है, इस मामले को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां बीजेपी घेरते हुए नजर आई। दूसरा पॉइंट आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा
जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और एनआईए ने लगातार विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर छापा डाला है और उनको टारगेट किया है, तो इस पर भी लगातार विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरते हुए नजर आई है। जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो इस बार जो है लगातार विपक्षियों का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए राजेश, जिस घड़ी का इंतजार था अखिलेश यादव ने आज सभी इंतजार पर पूरा विराम लगा दिया जब वो पीलीभीत के चुनावी रण में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आए। साथ ही बीजेपी के बदले हुए कैंडिडेट पर भी उन्होंने तंज कसा। क्या अखिलेश का मैजिक पीलीभीत में चल सकता है? अगर बात करें पीलीभीत की तो बिल्कुल है, पीलीभीत में मैजिक अखिलेश यादव का चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि पीलीभीत में इसके पहले वरुण गांधी का दबदबा था। वहां के लोग इस दिल के चहेते थे वरुण गांधी, और वरुण गांधी ने जिस तरह से बीजेपी ने टिकट काटा है उस चीज को देखते हुए पीलीभीत की जनता जो है बीजेपी के खिलाफ मूड बना चुकी है। और इस बार भगवत शरण गंगवार जो गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी के प्रत्याशी है, भगवत शरण गंगवार को जिताने की पूरी कोशिश करेगी। और अखिलेश यादव आज जो है गंगवार के वहां पर रैली करते हुए बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी बीच यूपी की हॉट सीट अमेठी के सांसद और लगातार तीसरी बार बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी पहुंची। अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाने वाली केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर चुन चुनकर कई वार किए। पहले तो उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा, कहा कि मुझे सत्ता और पद का लालच नहीं है, लेकिन दीदी का पदनाम मिला, इससे खुश हूं। कोरोना में लोग घर पर थे, मैं गांव गांव गई, वही कांग्रेस सांसद के घर कोई जा नहीं सकता था। राहुल पर हमला करते हुए स्मृति ईरानी ये बोलती हुई नजर आई कि राहुल गांधी वायनाड गए, कहते हैं अमेठी वफादार नहीं है। तो सही मायने में सभी समाजों का सम्मान किसने किया? उसने जो स्वयं गरीब के घर में जन्मा, जिसने आज अमेठी में 4 लाख परिवारों के लिए पहली बार शौचालय बनाया। अब आप सब तो जानते हैं मैं साधारण परिवार से हूं। मेरी माताजी की तो कभी कोई सरकार नहीं चली देश के किसी भाग में, लेकिन जो अमेठी से सांसद रहे उनकी तो सरकारें थी। फिर ऐसा क्यों है कि 4 लाख परिवारों के पास शौचालय नहीं था? जो अमेठी से सांसद रहे उनकी तो सरकारें थी। फिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर कभी भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना? अमेठी में जिनकी सत्ता थी उनकी तो केंद्र में भी प्रदेश में भी सरकार थी, फिर क्यों हमें बाईपास नहीं मिला? वो चाहते थे कि समाज जाति के नाम पर बटा रहे, वो चाहते थे कि समाज में लोग गरीब रहे, क्योंकि अगर गरीब रहेंगे तो ही उनके सामने हाथ फैलाएंगे। तो इस खबर पर अभिनव लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए ये मुद्दा तो लगातार विपक्षियों के लिए बड़ा बनता जा रहा है कि वो अमेठी से कोई भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं उतार रहे, क्योंकि एक वक्त वो भी था जब अमेठी कांग्रेस का गढ़ था। ऐसे में जब स्मृति ईरानी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अमेठी पहुंची तो वो ये मुद्दा भी उठाती हुई नजर आई कि अमेठी में फिलहाल कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। इस मुद्दे को किस तरीके से बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है? जी मुस्कान, बिल्कुल देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अमेठी दौरे पे हैं और वो अमेठी से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने चुनाव हरा दिया था और उसके बाद से लगातार स्मृति ईरानी की जो छवि है वो बढ़ती जा रही थी। उनको मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया था और अब एक बार फिर से अमेठी से भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को प्रत्याशी बनाया है। स्मृति ईरानी जो है वो लगातार अमेठी की जनता के बीच है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगातार हमलावर नजर आ रही हैं। उन्होंने आज फिर एक बार राहुल गांधी पे हमला करते हुए कहा कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया अमेठी में और वो वायनाड भाग गए। वो अमेठी की जनता को कहते हैं कि अमेठी की जनता उनके लिए वफादार नहीं है। तो लगातार देखिए भाजपा जो नेता है स्मृति ईरानी वो लगातार कांग्रेस पे हमलावर नजर आ रही है, राहुल गांधी पे हमलावर नजर आ रही है। और अगर बात करें स्मृति ईरानी की तो स्मृति ईरानी दोबारा एक बार फिर से अमेठी से प्रत्याशी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अमेठी से किसी को प्रत्याशी नहीं बताया है। अमेठी और रायबरेली
जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है हमेशा से, वहां कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी नहीं दिए। तो ऐसे में लेकिन देखिए ये जो अभिनव, बड़ा अमेठी में सवाल है कि आखिर कांग्रेस किस बात का इंतजार कर रही है? क्योंकि बीजेपी लगातार यही कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है जो मजबूती से बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो सके, लेकिन कांग्रेस हमेशा ये स्पष्टीकरण देती हुई नजर आती है कि उनके पास कैंडिडेट है, लेकिन उनका मंथन चल रहा है। लेकिन अब ना वक्त ज्यादा बचा है, लगातार नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में आखिर कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान अमेठी रायबरेली में क्यों नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, देखिए 26 अप्रैल को वायनाड में चुनाव हो जाएगा। उसके बाद ऐसी अटकलें हैं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। जब तक वायनाड से जो चुनाव है वो संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक अमेठी और रायबरेली से जो है वो नाम नहीं डिक्लेयर करेगी कांग्रेस। आपको बता दें, अमेठी और रायबरेली में नामांकन जो है वो 26 अप्रैल के बाद ही होना है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो एक कह सकते हैं रणनीति के तहत ऐसा कर रही है। अमेठी और रायबरेली में अभी प्रत्याशी नहीं दे रही है। 26 अप्रैल के बाद अमेठी और रायबरेली में घोषणा करेगी। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से जो प्रियंका गांधी वाड्रा है उनका नाम तय बताया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि गांधी परिवार से कोई सदस्य चुनाव लड़ता है अमेठी या रायबरेली से, या फिर कोई गैर गांधी परिवार का। लेकिन देखिए अभिनव, एक लंबे समय के बाद जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर कांग्रेस के गढ़ अमेठी पहुंचे थे, तो उस दौरान राहुल गांधी ने जनता का समर्थन मांगा था। उसके बाद से लगातार ये अटकलें थी कि हो सकता है एक बार फिर से अमेठी के चुनावी रण में खुद राहुल गांधी उतरे, मोर्चा संभाले और अमेठी की जनता से सहयोग की अपील करे। लेकिन उसके बावजूद अभी तक कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है। तो कितना माना जाए परसेंटेज कि राहुल गांधी ही लड़ने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए अमेठी में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अमेठी आए थे राहुल गांधी, और ऐसी अटकलें थी कि अमेठी से अब राहुल ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस खेमे में लगातार एक शांति हो गई। अमेठी और रायबरेली को लेकर कोई भी पार्टी के लोग कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, और लगातार ये जरूर कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कि जो राहुल गांधी हैं वो और प्रियंका जो है वो यहीं से चुनाव लड़े हैं अमेठी और रायबरेली से। लेकिन अब तक जो लिस्ट आनी है अमेठी रायबरेली के लेके वो लिस्ट सामने नहीं आई है, और ऐसे में देखने वाली बात है कि कब तक अमेठी और रायबरेली में जो कांग्रेस है वो अपने प्रत्याशी घोषित कर पाती है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। छूट नहीं पाएगी